नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ इस समय दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत का। जहां 5 साल बाद फिर से लाइमलाइट में आया इस मामले को देखा जाए तो लोगों में काफी उत्सुकता है जानने के लिए कि आखिर में इसका क्या होगा। लेकिन अब इस बार एक बार फिर से जो है सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके ये बताने की कोशिश की है कि इस मामले में कुछ भी नहीं है तथ्य और कोई सबूत नहीं है जिसकी वजह से ये हत्या का मामला बन ही नहीं सकता। और क्लोजर रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया गया है कि यह मामला सुसाइड का है। लेकिन दिशा सालियन के वकील नीलेश ओझा जी जो इस समय फाइट कर रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता, नीलेश ओझा का कहना है कि क्लोजर रिपोर्ट का और केस सबूत से कोई लेना देना नहीं है। जो सबूत उस समय चाहिए था वो उनके पास नहीं थी, जिसके आधार पर क्लोजर रिपोर्ट जो है सुसाइड में तब्दील करके सौंप दिया गया है। लेकिन हमारे पास सारे तथ्य हैं, सारे सबूत हैं। हम जो है हाईकोर्ट से फाइट करेंगे और हम इस मामले को पूरी तरह से जस्टिफाइड करेंगे। और आदित्य ठाकरे का खासकर जिक्र करते हुए नीलेश ओझा जी ने कहा है कि उन्हें हम जो है फांसी के फंदे तक ले जाएंगे। अब सवाल यही उठता है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सबसे पहली बात तो ये है कि ये सुसाइड है या मर्डर है। अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है और नीलेश ओझा जी दावा कर रहे हैं ये मर्डर है और इसमें जो है दोषी है उसको फांसी दिलवा के रहेंगे। हमारे साथ में विवेक जोशी जी। एक बार फिर से हम इन्हीं जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट एक बार फिर से इतने दिनों बाद क्यों सौंपी गई है। जब ये मामला हाईलाइट में आया, लाइमलाइट में आया, तब क्यों सीबीआई जागी है। इतना दिन तक उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं दाखिल किया। अब जो है मामला जो है हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 2 अप्रैल का हियरिंग रखा है, तो सीबीआई को जाग आई और वो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। विवेक जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आपने पिछले वीडियो में काफी अच्छा जिक्र किया था, लोगों ने काफी उसका अप्रिशिएट भी किया है, कुछ लोगों को बुरा भी लगा है। ठीक है, हर तरह के लोग हैं हमारे सब्सक्रिप्शन में। तो क्या कहेंगे सर इस मामले को। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया गया है सीबीआई का अब, यानी कि जब मामला हाई कोर्ट में दाखिल हुआ, हाई कोर्ट ने हियरिंग भी लगा दिया कि 2 अप्रैल को इसका सुनवाई हो गई, तब सीबीआई को जाग आई है और सीबीआई जो है कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इसको क्या माना जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सर, इसको क्या माना जाए, मतलब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तो उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, यानी इतनी तक रिपोर्ट नहीं था, अभी तक क्लियर हुआ था। अब क्यों उनको जाग आई है जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तब। नहीं, हाईकोर्ट में कौन सा मामला पहुंचा। हाईकोर्ट में तो दिशा सालियान का मामला पहुंचा, सुशांत सिंह राजपूत का मामला तो कोई है नहीं। अब दिशा सालियान का मामला और सुशांत सिंह राजपूत जी का जो मामला है वो दोनों अलग अलग मामले हैं। हाँ, आपस में जुड़े जरूर होंगे वो, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने दिशा सालियान के मामले से डर के सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल कर दी, ऐसा नहीं है। सीबीआई को 5 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन करने को सौंपा गया था। सुशांत सिंह जी के 5 दिन के हत्या या आत्महत्या करने के बाद 5 दिन के बाद उनको इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सौंपा गया था। अब इसमें क्या है कि सीबीआई को जब सौंपा गया तो उस समय डेड बॉडी तो थी नहीं जी। तो सीबीआई जो रिलाई करती वो किस चीज के ऊपर करती। जिन लोगों ने उस समय बयान दिए थे उन्होंने दोबारा इन्वेस्टिगेट करा। जो सुशांत सिंह राजपूत का जिसने पोस्टमार्टम किया या एम्स के जो डॉक्टर्स थे, उन सबके सबूत जो हैं, जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट सीबीआई को दिए होंगे, तो वो सारे के सारे क्लोजर रिपोर्ट के साथ लगा दिए। अभी एज फार एज क्लोजर रिपोर्ट इज कंसर्न, सर मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को ये बता दूं, क्लोजर रिपोर्ट एक्चुअली क्या होती है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो या तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जो है चार्जशीट फाइल होती है, जिसमें ये होता है कि भाई आरोपी के खिलाफ जो आरोप थे हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सिद्ध होते हैं, अब न्यायालय जो है इसको मुकदमे को चला सकता है। वो चार्जशीट जो है कोर्ट में जाती है। उसके बाद अगर दूसरी जो 3 तरह की जो चीजें होती है, समरी रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, उसमें ए समरी, बी समरी और सी समरी होती है। एक में तो ये होता है कि भाई ऐसा गुनाह हुआ ही नहीं जी, तो ये गलत केस दायर किया। दूसरी जो समरी रिपोर्ट होती है, जो बी समरी रिपोर्ट होती है, भाई इसमें मतलब कोई सबूत नहीं मिले हमें गुनाह होने के, तो इसलिए पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। तीसरी ये होती है कि भाई गुनाह हुआ लेकिन किसने किया ये पता ही नहीं लगा इन्वेस्टिगेशन में। आरुषि का हुआ था एक बार। हाँ, आरुषि के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे पुलिस ने, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट इसमें फाइल कर दी है जी, तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना या चार्जशीट फाइल करना वो सीबीआई का अधिकार है। लेकिन ये क्लोजर रिपोर्ट जब माननीय न्यायाधीश के सामने जाएगी तो कोई जरूरी नहीं है कि माननीय न्यायाधीश इस चीज के ऊपर एग्री कर ले कि हाँ भाई ये क्लोजर रिपोर्ट है, मैं क्लोज करता हूँ जी, ऐसा नहीं होगा। माननीय न्यायाधीश के पास ऑप्शन यह है कि वो क्लोजर रिपोर्ट को
जो है अब इसमें क्या होगा, जो सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से जिन्होंने कंप्लेंट लिखी थी, क्रिमिनल कंप्लेंट लिखी थी, एफआईआर लिखी थी, उनको भी एक नोटिस जाएगा कि भाई सीबीआई तुम्हारा केस बंद करना चाहती है, तुम्हें कोई आपत्ति है या नहीं है। तो उस केस में अगर सुशांत सिंह जी के पिताजी या उनके घर से कोई आता है और वो बोलता नहीं हमें आपत्ति है जी, इसको हम लीगल लैंग्वेज में प्रोटेस्ट पिटीशन बोलते हैं। और यही बात जो है मेरे फाजिल दोस्त जो है नीलेश ओझा जी, वो यही बोल रहे हैं कि इसका क्लोजर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जी। हकीकत में क्लोजर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता। क्लोजर रिपोर्ट है हमें नहीं मिला इसलिए हमने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। अगर उनके पिताजी कोर्ट में आके प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सीबीआई ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं करा, तो जज उस प्रोटेस्ट पिटीशन को सुनने के बाद अपना जजमेंट पास करेगा। अगर प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं भी फाइल होती तो आज भी माननीय न्यायाधीश के पास इतनी पावर है कि वो सीबीआई को फिर से डायरेक्ट करें कि भाई तुम फिर इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन अगर क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई इसमें कुछ नहीं मिला है, तो ये मामला यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी सीबीआई का जो ये कहना है, उनका ये कहना है कि भाई इसमें हमें कोई फाउल प्ले नहीं मिला। ये उन्होंने मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या थी और उन्हें आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया नहीं, इतनी सी बात। यहाँ पे बताइए कि अगर दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन जी जो हैं वो हाई कोर्ट में सबूत के साथ पेश किए हुए हैं, नीलेश ओझा जी दावा कर रहे हैं कि हमने इसका सबूत जमा करके रखा हुआ है, उस कोर्ट में दाखिल किया हुआ है। अगर इसमें कुछ पाया जाता है तो क्या होगा? क्या इसका इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से होगा जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं उनके पिताजी और उनके वकील जो डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि उनको कॉल डिटेल है, बॉडी में खरोच तक नहीं आई, और वहाँ पर जो सर्विलांस में जो है मोबाइल के टावर में जो है आदित्य ठाकरे जी का और 2-3 लोग का जो नाम उसमें आ रहे हैं, सूरज पंचोली है, तो क्या इन लोग की जांच पड़ताल होगी इनके कहने से? देखिए, जांच का जो विषय है, मैंने कल भी आपके चैनल में बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि अगर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई तथ्य और सबूत इस तरह से फाइल किए गए हैं और उनमें कुछ दम है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन तो ये खुलेगा। जो दिशा सालियान का केस है, सुशांत सिंह राजपूत का केस अलग हो गया, दिशा सालियान का केस अगर खुलता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें कोई बात नहीं है। उसमें सारे तथ्य फिर जो है हाईकोर्ट उनको आदेश करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, भाई एफआईआर लिखो। अभी तो उसकी एफआईआर ही नहीं हुई, उसकी एक्सीडेंटल रिपोर्ट फाइल हुई थी और एक्सीडेंटल रिपोर्ट को उन्होंने बंद कर दिया कि भाई ये आत्महत्या है, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया। अब उसको दोबारा खोल के अगर आप उसी एंगल से दोबारा जाएंगे तो यही चीज होगी। अभी देखिए, आपने आरुषि का नाम लिया जी कि आरुषि केस में भी तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी थी, फिर भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी थी, फिर भी आरुषि के केस में सजा लगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया भाई, किसी को तो क्लोजर रिपोर्ट चैलेंज करनी पड़ेगी। वहां कहीं ना कहीं आरुषि का जो हत्याकांड हुआ, जब सीबीआई ने वहां क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, तो उस क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए उसके माँ बाप गए। हाँ, और वही आरोपी बन गया। और वही आरोपी बन गया। जो थे आरोपी वही बने ना जी, जो आरोपी थे वही बने। कोर्ट ने किसी और को पकड़ के तो नहीं डाल दिया। उस समय तो कोई नहीं कह रहा था कि आरुषि का हत्या जो है इसके माँ बाप ने करी है। अब आज उनको जेल में डाल दिया, भाई सबूत निकले उनके खिलाफ। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आदित्य ठाकरे के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं कि भाई आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान का मर्डर कर दिया, यही तो पब्लिक कह रही है। इसीलिए मेरे को कल लोगों ने ट्रोल किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर उसके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो जरूर जाएगा जेल में। लेकिन आप टीवी पे आके अगर रोगे और ये सब बातें करोगे तो भाई कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वो सबूतों के आधार पर चलता है, टीवी के आधार पे नहीं चलेगा, इमोशन के आधार पे नहीं चलेगा। इमोशन के आधार पे चलता तो आरुषि के पिताजी और माताजी को तो जेल ही ना भेजता। वो कहता भाई एक तो लड़की इनकी गुजर गई, ऊपर से मैं इनको आज जेल भेजूं, किया तो किया, चलो छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है ना। जब उन्होंने अपनी पुत्री की हत्या करी तो कोर्ट ने उन्हें जेल में डाला और आजीवन कारावास दिया। अगर वो क्लोजर रिपोर्ट को मान लेते, वो चैलेंज ना करते, तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो जाती। अभी यहाँ पे सुशांत सिंह जी के पिताजी, उनके भाई साहब या और भी जो लोग हैं, अगर वो कोर्ट जाएंगे प्रोटेस्ट पिटीशन लेके, तो कोर्ट उनकी बात सुनेगा। अच्छा, जहां तक सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की बात है, इसके बारे में मैं आपको एक बात कह देता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि भाई सीबीआई के पास इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए कुछ था ही नहीं। सुशांत सिंह जी की जो डेड बॉडी थी वो तो पहले ही मतलब पूरा लिपापोती तो हो चुकी थी। लिपापोती नहीं, सब उनकी डेड बॉडी जो थी वो पहले ही अग्नि को
ने भस्म कर दी थी उस समय पे, जो है उनका जबकि मामला सेंसिटिव था, उसको रखना चाहिए था, मामला सेंसिटिव था। बट अभी आप ये देखो सर, जिस समय पे सुशांत सिंह राजपूत जी के हत्या हुई थी, उस समय पे जो भी टीवी चैनलों पे चल रहा था कि वो दिखा रहे थे कि जी एक बॉडी ऐसे रखी है, एक बॉडी ऐसे रखी है, वो वहां ले गए। भाई ये सारे तथ्यों को सीबीआई ने जांचा ना, जांचने के बाद उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो मतलब सुसाइड है। अभी आप ये सोचो कि आज सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड डिक्लेयर हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, लेकिन वहीं पर एक लड़की का कैरियर जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, रिया चक्रवर्ती। तो किसी भी व्यक्ति को बिना सुने, किसी भी व्यक्ति को बिना अपॉर्चुनिटी दिए आप कंडेम नहीं कर सकते। आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर फाइल हो, उसके बाद आदित्य ठाकरे की जांच हो, आदित्य ठाकरे की जांच होने के बाद उसकी तरफ से कोई वकील लड़ेगा भारत के संविधान की तरफ से, उसका डिफेंस रखेगा। अगर वो डिफेंस रख सका तो आदित्य ठाकरे बाहर है, और अगर प्रोसिक्यूशन के सबूत इतने पुख्ता हैं तो आदित्य ठाकरे जेल के अंदर है। उससे किसी को सहानुभूति होने की क्या जरूरत है? सीधे जवाब एकदम। तो ये टेक्निकल मुद्दे हैं, इसके लिए किसी को इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना आप याद रखिए, इतना बात से निश्चिंत रहिए कि अगर हिंदुस्तान में कोई गुनाह हुआ है और उसके सबूत बिल्कुल बुरी तरह से मिटाए नहीं गए हैं तो वो होगा। लेकिन अगर ऐसा भी सबूत आ जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में आदित्य ठाकरे जी शामिल थे और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं इन्होंने अगर वो सबूत मिटाए हैं, ऐसा भी सबूत आता है, तो सर ये सबके ऊपर 201 में कार्रवाई होगी, बचेगा कोई नहीं जी। लेकिन वो आने चाहिए। बिल्कुल, मेरे कहने से कि मेरे पास हैं वो नहीं होता। अभी मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि दिशा जी के पिताजी के पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है जो कोर्ट में गए हैं वो ये कहने के लिए गए हैं कि हमारा ये केस है, इस पे इन पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पुलिस इस सबूतों को इकट्ठा करे। जैसे वो कह रहे हैं कि जो उस समय पे नारकोटिक्स के चीफ थे, जो मैं नाम भूल रहा हूं उनका, समीर वानखड़े जी, उनकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ आया है। तो सर ये तो अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया है तो सीबीआई भी तो उनसे मांग सकती थी जी। और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो आपका सरकारी मामला है, वो तो तब महाराष्ट्र में थे, तो महाराष्ट्र की पुलिस को क्या दिक्कत है उनसे ये चीज मांगने की, और वो कोर्ट में तो कर दें फाइल। तो मुझे आपको थोड़ा देखिए सर, इसमें यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। उस समय जो है उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उद्धव ठाकरे के बेटे के खिलाफ पूरा मामला जा रहा था। नारायण राणे जी भी दावा कर रहे हैं कि हमको 2 फोन आया कि हमारे बेटे का नाम इसमें जिक्र मत करो। ठीक है, उनके बेटे लोग उनका नाम जिक्र कर रहे थे तो सीधी सी बात है वो फोन करके बोलेंगे कि नारायण राणे जी आपके बेटे लोग को बोल दीजिए हमारे बेटे को अनायास जो है नाम ना घसीटे, तो बात सही है, डिफेंस के लिए तो फोन करेंगे ही। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सही है कि उस समय 2019-20 में जो है उद्धव ठाकरे की सरकार थी और उनके बेटे का नाम आ रहा था तो बचाव तो करेंगे ही। और उसमें जो हो सकता है कि जिस तरह से मनसुख हैरेन का मामला जिस तरह से लिपापोती की गई थी उसको डाइवर्ट करने के लिए उसका मर्डर तक कर दिया गया कि मुंह खोलेगा तक कल के सब पूरी बदनाम हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये छिपा नहीं, सब कुछ सामने आ गया। आज सब सचिन वजह जैसे लोग अंदर जेल में है जो कि उद्धव ठाकरे के खास थे। कहीं ना कहीं कुछ तो इसके अंदर होगा, तभी तो ऐसा मामला सामने आया है। तभी तो ये वकील है इनके दिशा सालियन के दिलेश ओझा जी दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारे साथ पूरा सबूत, अगर सबूत है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसमें कोई इसमें घुमाने वाली अगर बात करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। सर आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी बात के जवाब में मैं एक बात कह दूं, 2 + 2 4 ही होंगे जी, 22 नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। अभी ये कहने की बात है कि उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी, बिल्कुल थी। उद्धव ठाकरे जी की सरकार तो टूटी, उसके बाद किसकी सरकार आई? शिंदे साहब की। शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे के बीच में तो आज की डेट में जानी दुश्मनी को जैसा काम है, तभी तो वो तोड़ के बाहर निकले थे। वो तो कहते हैं असली शिवसेना हमें, लेकिन तब उनके जैसे ही शिवसेना साहब सत्ता में आई, इस एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री में, उन्होंने तुरंत जो है एसआईटी दाखिल कर दिया इस मामले में। तो लेकिन एसआईटी क्या कर रही है वो भी समझ नहीं आ रहा है। अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि जो एसआईटी है वो उद्धव ठाकरे के अंडर नहीं थी, वो तो शिंदे साहब के अंडर थी, और अब एसआईटी जो है वो इनके अंडर है, फडणवीस साहब के। तो सर अब क्यों नहीं हो रहा? अच्छा एक बात मैं आपको और बोलता हूं कि सर आज तो फडणवीस साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उद्धव ठाकरे से तो उनकी बनती नहीं, उभाटा से बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है। तो आज की डेट में ऐसा क्या हो गया जो दिशा सालियान जी के पिताजी को हाईकोर्ट जाना पड़ा? फडणवीस जी तो चीफ मिनिस्टर है, वो आदेश पास करते भारत सरकार का, चलो भाई इन्वेस्टिगेशन दोबारा करो। उन्होंने क्यों नहीं करी ये काम?
उनको करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने तो साफ कह दिया, फडणवीस का भी बयान आया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि मामला जो है कोर्ट में है, कोर्ट जो जिस तरह से डिसाइड करेगी कि जिस तरह से ऑर्डर देगी कोर्ट हम में उसका तो अब गए ना। जी दिशा सालियान जी के पिताजी तो अब गए, नीलेश ओझा जी उनका मुकदमा लेके अब गए, लेकिन अभी देखो नीलेश ओझा जी जो है बड़े दबंग वकील हैं, वो अच्छे मुकदमे लड़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कोई वकील होता तो अब तक टूट भी जाता कि भाई इतने पावरफुल लोगों के सामने खड़ा होना कोई खाने का काम नहीं है, बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूं, मैं तो कहूं मेरा सफल हो जाए नीलेश ओझा जी, बहुत अच्छी बात है, कम से कम लोगों को पता तो लगे कि भाई सही क्या है। और आज की तारीख में लोग यही समझ रहे हैं कि सही तथ्य को एक पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से दबाया जा रहा है, पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से दबाया जा रहा है पॉलिटिकल लीडर। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए किसी का, अभी आदित्य ठाकरे की उम्र क्या है, उनकी पूरी कैरियर दांव पे लगी हुई है, अगर अनायास कोई बदनाम करा तो वो भी ठीक नहीं है। सर मैं आपको आज की एक बात बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं रिपब्लिक भारत का चैनल देख रहा था, अर्नब गोस्वामी जी के पास एक नासिक से टेलीफोन आया, वो टेलीफोन की ऑनलाइन खोल के रखते हैं, तो उस आदमी ने यही सवाल पूछा है कि भाई 10 दिन पहले उद्धव ठाकरे और नहीं उद्धव ठाकरे और जो इनका सुपुत्र है आदित्य ठाकरे ये और फडणवीस मिले, तो ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन बाद ये मामला आके हो गया। अभी इस बात का जवाब अर्नब गोस्वामी जी ने कुछ नहीं करा, उन्होंने दूसरे कॉलर को लाइन पे ले लिया। तो भाई सरकार है, जो पब्लिक है वो दोनों तरफ की है ना, तो वो दोनों तरफ की बात सुन के जवाब देगी। तो अभी अगर मैं इस बात को ये कहूं कि भाई आज तो आपकी सरकार है, आप कोर्ट में जाके कहो नहीं आप को ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो इसमें। आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? पुलिस आपकी, एसआईटी आपकी, सेंटर में सीबीआई आपकी, तो करना चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन दिशा जी की तरफ से होना चाहिए तो फेयर इन्वेस्टिगेशन उद्धव ठाकरे की वजह से तरफ से भी होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अगर मान लो कर दिया उनका काम, मैं कह रहा हूं सर सबूत है, चढ़ा दो फांसी, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, क्यों नहीं चढ़ा रहे? अब आप मुझे बताओ साहब, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, इससे पहले दिव्या भारती करके एक नायिका थी, उसका पता लगा कि आज तक वो सुसाइड किया उसने, छत से अपने आप गिरी। दिव्या भारती सिर्फ नायिका थी सर, ये यहाँ मामला पॉलिटिकल बन चुका है पूरा। ये अरे सर आदित्य ठाकरे के इर्द गिर्द पूरा मामला घूम रहा है, उनका नाम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। नीलेश ओझा ये दावा कर रहे हैं कि मैं उनको फांसी दिला दूंगा, इसके लिए मामला ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। सलमान खान ने लोगों को मारा कि नहीं मारा, मतलब गाड़ी चढ़ी नहीं चढ़ी सलमान खान की? सलमान खान की गाड़ी थी नहीं थी ना, तो क्या हुआ भाई? कानून, तभी तो मैं कह रहा हूँ कानून के, लेकिन ये तो सिद्ध हुआ ना कि सलमान खान ने मतलब मारा है करके, ये तो सिद्ध हुआ ना। कह रहा कि नहीं मारा, यहाँ तो सिद्ध ही नहीं हो रहा है कि वो सुसाइड है कि तो नॉन सुसाइड है कि मर्डर है, तो गिरी यही नहीं समझ में आ रहा है ना। गिरी साहब आप मुझे बताओ, बिना सिद्ध करे उद्धव ठाकरे को फांसी चढ़ा देंगे? भाई सिद्ध करने की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया तो फॉलो करोगे? नहीं तो सर ठीक है, आप अपनी जगह पे हैं, हम अपनी जगह पे हैं, हम लोगों का बात आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक रख रहे हैं। लेकिन हमारा आखिरी में सवाल पूछ रहा हूं कि जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने अभी जो शामिल की है मुंबई हाई कोर्ट को, तो क्या लगता है कि क्लोजर रिपोर्ट और जो अभी 2 तारीख को हियरिंग लगाए है हाई कोर्ट ने, उस पर कितना असर पड़ेगा? ये हमारा सवाल था। दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। क्लोजर रिपोर्ट अगर सीबीआई ने फाइल करी है तो वो सीबीआई का अधिकार है, इसके लिए मुझे कोई ट्रोल करता है तो खूब करे। लेकिन अगर सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उससे आप एतबार नहीं रखते तो जाके आप उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें। और मुझे ऐसा लगता है नीलेश ओझा जी ये जरूर करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सच बाहर आना चाहिए। बिल्कुल मेरे पास हर कोई सच जानना चाहता है। देखिए मैं आपको आज बड़ी क्लियर बोल दूं, मैं भी वकील हूं, नीलेश ओझा साहब भी वकील हैं जी। ये पार्टियां नीलेश ओझा साहब के पास गई हैं, मेरे पास नहीं आई। अगर ये मेरे पास आती तो मैं भी यही करता जो वो कर रहे थे जी, और आज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो और मजबूती से लड़ें और जो भी सच है वो हिंदुस्तान की पब्लिक के सामने आए, और खास तौर से सुशांत सिंह राजपूत जी के जो फैन क्लब थे उनके साथ आए। उनके साथ अन्याय जरूर हुआ, ये मैं भी मानता हूं कि सच है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सर कि मुझे 4 पत्रकारों ने कह दिया कि भाई तुम आदित्य ठाकरे को फांसी चढ़ा दो, तो मैं कहूं कि ब्लाइंडली चढ़ा दो। मैं नहीं कर सकता। और हम वकीलों की सर हमारा अपना केस नहीं होता, हम अपने जो पक्षकार है हम उसका मुकदमा कोर्ट में हम रखते हैं, शब्द हमारे होते हैं, मुंह हमारा होता है, लेकिन बात उनकी होती है, तो हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अभी आज अगर मुझे कोई कहे कि जोशी साहब आप जाके लड़ो, तो मैं लड़ दूंगा, मैं किधर मना कर रहा हूं? काम ही वही, प्रोफेशन ही वही आपका। लेकिन उसके लिए मैं तब भी मैं यही कहूंगा कि फॉलो द लॉ। अगर लॉ के हिसाब से सब बैठता है तो फिर जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
और क्लोजर रिपोर्ट जरूर चैलेंज करो, बिल्कुल करी भी जानी चाहिए। बिल्कुल, जो भी हो, आखिरी जवाब यही है कि जो मामला हुआ है 2020 का सुशांत सिंह राजपूत, पहले दिशा सालियन फिर सुशांत सिंह राजपूत, दो यंग जिसका कि पूरा करियर पड़ा हुआ था और उन्होंने सुसाइड कर लिया है कि हत्या हो गई है। मामला तो बनता है कि सामने सच्चाई आना चाहिए। हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर में इस मामले में लीपापोती उस समय क्यों हुई है, क्यों उनके वकील कह रहे हैं आदित्य ठाकरे के खिलाफ सबूत है, और सबूत है तो अभी तक 5 साल इसमें इतना देरी क्यों हो गई, हर कोई जानना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।